तो प्यारे बच्चों, आज हम अगला पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु व अणु। तो बच्चों, इसमें हमने परमाणु और अणु के बारे में, उनके द्रव्यमान के बारे में, यौगिकों के सूत्र कैसे बनाते हैं उनके बारे में तो बहुत कुछ ही हमें डिटेल में पढ़ना है। परंतु आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रासायनिक संयोजन के नियम। जो बच्चों रासायनिक संयोजन के नियम हैं, ये लेवोइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो इसमें 2 नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले हम करने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप नाम से ही समझ सकते हैं थोड़ा बहुत तो, कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है जब किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता। संरक्षण का मतलब होता है कि वह चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन जब होता है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जल रहे हैं और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें जो क्रिया से पहले द्रव्यमान होता है और जो क्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है वह एक समान रहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन आता है, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि कोयला जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान दोनों का मिलाकर पहले था, बाद में भी उतना ही रहता है। तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको मैं एक और उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम एक फ्लास्क लेते हैं इस तरह से, और इस फ्लास्क के अंदर मैंने बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया है। बेरियम क्लोराइड को पानी में घोलकर एक विलयन बना लिया है और उसको हमने इस फ्लास्क के अंदर ले लिया है। अब बच्चों, एक कॉर्क की मदद से हमने यहाँ पर एक धागे से एक ज्वलन नली लटका दी और इसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट का विलयन डाल दिया। किसका? सोडियम सल्फेट का, मतलब उसको भी हमने पानी में घोलकर एक विलयन है वो हमने इस ज्वलन नली के अंदर डाल दिया। और फिर ये दोनों जो हैं, सोडियम सल्फेट और जो बेरियम क्लोराइड का हमने विलयन लिया है, हम क्या करेंगे, फ्लास्क है इसका हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे तोलते हैं कोई चीज, और हम मान लेते हैं कि इस पूरे फ्लास्क का द्रव्यमान जो है, क्योंकि जिसके अंदर ये 2 ही पदार्थ थे, उसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि हम x ग्राम था। अभी इन दोनों में अभिक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि ये ज्वलनशील नली के अंदर है और जो ये बेरियम क्लोराइड है ये फ्लास्क के अंदर है, और ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। ये जो पहले हमने पदार्थ लिए इनको अभिकारक बोलते हैं। आप 10वीं में ये शब्द पढ़ेंगे, अभिकारक। अब हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जो ये ज्वलन नली है, इसके अंदर जो सोडियम सल्फेट है वह कहाँ गिर जाएगा बच्चों, वह इसके अंदर बेरियम क्लोराइड के अंदर मिक्स हो जाएगा और दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड व साथ में बच्चों बेरियम और सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट मिल जाएगा हमें। तो बच्चों, अब रासायनिक परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड था, और अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट है। अब बाद में रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब हम इसका दोबारा से द्रव्यमान देखेंगे तो हम देखेंगे कि द्रव्यमान फिर से x ग्राम आता है। इसका मतलब अभिकारक जो था उसका द्रव्यमान भी x ग्राम था, और जो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना उसका द्रव्यमान भी x ग्राम था। यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी जो पहले द्रव्यमान था उसका संरक्षण हुआ है और बाद में भी वही द्रव्यमान रहता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब हम इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हुआ है और ना ही वह नष्ट हुआ है। मतलब ना तो वो पैदा हुआ है और ना ही वो खत्म हुआ है। जितना पहले था उतना ही बाद में है। x ग्राम अगर हमने माना पहले था तो x ग्राम ही बाद में था। तो आप ये चित्र बनाकर आप ये अभिक्रिया भी उदाहरण के तौर पर नोट कर सकते हैं। तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? जैसे मैंने बताया, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे भी मैं दिखा रही थी आपको, द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, मतलब ना तो द्रव्यमान बनता है, और न ही उसका विनाश होता है। यानी जितना उसका पहले द्रव्यमान होता है बाद में भी उतना ही रहता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले दे दिया और एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। ऐसे ही सेम हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का अगर विलयन लें किसी भी फ्लास्क के अंदर, तो अगर हम इनका मिलाने से पहले द्रव्यमान नोट कर लें और उसे x ग्राम मान लें, तो उनको बाद में मिक्स करने के बाद
भी जो द्रव्यमान है वो x ही ग्राम रहता है, यानी द्रव्यमान में बदलाव नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा और आपको 2 इसके उदाहरण भी दे दिए हैं। तो अब बच्चों हमारे पास दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ये जो नियम है बच्चों, क्या कहता है ये नियम, पहले मैं आपको इसका एक उदाहरण देकर समझाऊंगी, बाद में हम ये परिभाषा करेंगे। जैसे अगर हम जल की बात करें तो बच्चों जल जो है उसका सूत्र जैसे कि H2O होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। अगर आप जल कहीं से भी ले लो, चाहे आप तालाब से लो या नदी से लो या आप उसको समुद्र से लो या किसी भी स्रोत से हम जल को प्राप्त करें, हमेशा वो 2 तत्वों से मिलकर बना होगा, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैंने आपको पहला लेसन था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें भी मैंने समझाया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा हमेशा, और इनके जो द्रव्यमान का अनुपात है वो भी हमेशा निश्चित होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा। तो 2 तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है बच्चों यह 16 होता है। तो यहाँ पर H2O सूत्र है इसका, तो हमेशा H का द्रव्यमान 2 और O का 16, और इनका अनुपात निकालें तो ये कटकर 1:8 आ जाता है। इस तरह से चाहे हम जल किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा निश्चित अनुपात 1 और 8 के अनुपात में ही जुड़े होंगे। तो इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। यानी कोई भी यौगिक जो इन तत्वों से मिलकर बनता है वो तत्व हमेशा ही एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो आपको ये उदाहरण आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। आप यहां से अब इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जल में इनका अनुपात 1 और 8 का है, तो उदाहरण मैंने लिख भी दिया है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 का होता है। तो आप ये नोट करेंगे, साथ में ये उदाहरण भी आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों जैसे हमारे लेसन का ही नाम परमाणु एवं अणु है, तो हमें अच्छी तरह से ज्ञात करना होगा कि परमाणु क्या होता है। हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वे सब परमाणु से मिलकर ही बने हैं। जैसे एक घर होता है बच्चों, वह छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, तो हम कह सकते हैं कि जो घर है उसको बनाने की जो छोटी इकाई है वो एक ईंट है। सेम उसी प्रकार से कोई भी हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। मान लीजिए कि हम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लेते हैं, तो यह भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये पेन है मेरे हाथ में, तो जो ये पेन प्लास्टिक का बना है, ये प्लास्टिक भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अगर मैं कागज की बात करूं तो ये कागज जो है यह भी कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना है, और उसके परमाणु जो है छोटे छोटे वो मिलकर इसको बना रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो किसी भी द्रव्य की रचनात्मक इकाई होते हैं। रचनात्मक मतलब वह उनकी रचना करते हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी द्रव्य जो है वह परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमाणु क्या है और इनका आकार कितना बड़ा है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई, रचना करना मतलब उससे को बनाते हैं, वह परमाणु है। परमाणु बहुत छोटे, बच्चों परमाणु इतने छोटे होते हैं कि अगर मेरे हाथ में एक कागज है और मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो इस मोटाई के अंदर भी लाखों परमाणु समा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु का उनका कितना छोटा आकार होता है। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, लाखों परमाणु मिलकर एक कागज की मोटी परत जितना बनाते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे बच्चों आपको पता है मैथ में आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि परमाणु है और ये इसके विभिन्न कक्ष हैं और बीच में आपको पता है नाभिक होता है, तो इसकी जो त्रिज्या है, ये परमाणु त्रिज्या, ये नाभिक के मध्य से लेके आखिरी कक्ष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और किसी भी परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह नैनोमीटर में मापी जाती है। नैनोमीटर जो बच्चों होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम इनकी त्रिज्या होती होगी कि इसको 10⁻⁹ मीटर में मापा जाता है। तो इस तरह से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, या 1 नैनोमीटर क्या होता है, या परमाणु किसे कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों को किसी भी तत्व को हम प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास लोहा है, तो लोहे को दर्शाने के लिए प्रतीक होता है Fe। इस तरह से मान लीजिए कि कार्बन है तो उसको दर्शाने के लिए प्रतीक होता है C। मान लीजिए हम जो ऑक्सीजन गैस से सांस लेते हैं वह भी ऑक्सीजन के परमाणुओं से ही बनी होती है, O2, उसका जो प्रतीक होता है वो होता है O। इस तरह से सभी जो तत्व हैं उनके कुछ ना कुछ प्रतीक होते हैं
कार्बन का जैसे सी है, ऑक्सीजन का ओ है, लोहे का Fe है। ऐसे आप बुक में से देख सकते हैं, बहुत सारी काफी लगभग सभी तत्वों के प्रतीक उसमें दिए गए हैं। तो बच्चों जो ये प्रतीक होते हैं इनको किसने दिया? मान लीजिए जैसे कहते हैं आपको आपका नाम किसने दिया, तो आप कहते हैं हमारे माता पिता ने हमें नाम दिया। इस तरह से कोई भी जो ये प्रतीक है ये किसने ये इनको नाम दिया है, Fe का, C का, O का। तो एक बच्चों ये IUPAC संस्था होती है जो कि सभी जितने भी रासायनिक विज्ञान से संबंधित नाम होते हैं वह यही संस्था देती है। तो IUPAC का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मान लीजिए हम एक सेब की बात करें तो इंडिया में, हमारे देश में इसको सेब बोलेंगे, इंग्लिश में उसको एप्पल बोलेंगे, हो सकता है उसको फ्रेंच में कुछ और बोलते हो, रशियन भाषा में उसे कुछ और बोलते हो। लेकिन अगर कोई भी कहीं बाहर जाए और उसको सेब चाहिए तो अगर वो वहां जाकर सेब कहेगा तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम हो, पूरे विश्व में एक ही नाम चले, तो उसको बोलते हैं IUPAC नेम। इसीलिए ये संस्था की जरूरत पड़ी ताकि हर एक यौगिक को, तत्व को नाम दिया जा सके जो कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सेम रहे। तो ये हमें इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, मैंने लिखा भी हुआ है। अब बच्चों जब कोई भी तत्व का प्रतीक हम लिखते हैं अगर वह एक ही अक्षर का हो तो ठीक है, लेकिन अगर वह 2 अक्षर का होता है तो उसमें हमेशा पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा होता है। यानी इंग्लिश की जो हम ABCD लिखते हैं बड़ी और छोटी, उस तरह से मैं बता रही हूं आपको। तो अगर किसी भी तत्व के प्रतीक को 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है तो उसमें हमेशा पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, बड़ा होता है, और जो दूसरा होता है वह स्मॉल होता है यानी छोटा होता है। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिए, ऐसे अगर हम और उदाहरण लें तो कॉपर, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, इसका प्रतीक है Cu। तो Cu, तो यहां पर आप C बड़ा लिखेंगे, U छोटा लिखेंगे। मान लीजिए आप लेते हैं कोबाल्ट, तो इसमें C बड़ा होगा और O छोटा होगा। तो इस तरीके से हम बुक में से भी और भी जो तत्व हैं उनके प्रतीक कर सकते हैं याद। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पॉइंट भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में लिख दिया है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर वह 2 अक्षर का बना होता है तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे मैंने और उदाहरण भी दिए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।